हाँ भाई, चलो क्लास शुरू करते हैं आज की। तो मैं कल की क्लास से कनेक्ट करता हूँ। कल दोस्तों मैंने आपको आरबीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी। तो मैं आपको कल ये बता रहा था कि आरबीसी का जो फॉर्मेशन है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ हो रहा है, फिर उसके बाद में एडल्ट में कहाँ हो रहा है। तो एडल्ट में मैंने आपको बताया था कि बोन मैरो में होता है। यहाँ तक की बात अपनी क्लियर हो गई थी कि नहीं हो गई थी? हो गई थी। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि बोन मैरो कहाँ पाई जाती है। खैर मैंने आपको क्या पता बताया भी होगा शायद। मैंने ऐसा बताया था क्या? याद करके बताओ। कि जो लंबी लंबी हड्डियां होती है, लॉन्ग बोन्स होती हैं, उनका जो एंड वाला जो पार्ट है जिसको मैं एपिफाइसिस कहता हूं, उसके अंदर पाई जाती है बोन मेरो। आजा डायग्राम में दिखा देता हूं, देख इधर देख। ये वाला जो डायग्राम है ये बोन का है। ये जो डायग्राम है ये क्या है? बोन ही तो है। इस बोन का ये एंड वाला जो पार्ट है, जो कि मोटा सा पार्ट है, मोटा सा, इस मोटे से पार्ट में क्या पाई जा रही है? बोन मेरो पाई जा रही है। और ये बोन मेरो किसका फॉर्मेशन करती है? आरबीसी का फॉर्मेशन करती है। ये रहा आरबीसी का फॉर्मेशन करती है। अब देख दोस्त, मेरी बात सुन। बोन जो है वो खुद एक कनेक्टिव टिश्यू है, ओस्टियोसाइट कोशिकाओं से बना होता है। तो इसके अंदर ब्लड सप्लाई है? बोले हाँ है। तो अगर इसके अंदर ब्लड सप्लाई है और यहाँ पर आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आरबीसी जो है वो फॉर्मेशन के बाद में कहाँ चली जाएगी? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाएंगी। और शामिल होने के बाद में पूरे शरीर में बहने लगेंगे आरबीसी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब देखो, ये जो ब्लड के अंदर आरबीसी घूम रही है, क्या काम कर रही है? ऑक्सीजन सप्लाई का काम कर रही है। इन्होंने कर दिया और 120 दिन तक एक आरबीसी ने काम किया। उसके बाद में वो बूढ़ी हो गई दोस्तों। बूढ़ी होने के बाद में या फिर हो सकता है कि उसकी डेथ हो गई हो। तो ये कहां पर माइग्रेट कर जाती है? स्प्लीन में। स्प्लीन क्या बीमारी है? बोले देख भाई स्प्लीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको। पहले तो इसकी लोकेशन बता देता हूं। डायाफ्राम, ये पट्टी डायाफ्राम के नीचे, ये इसोफेगस और लेफ्ट साइड में स्टमक। तो स्टमक के पीछे देखो, पीछे। और अरे बाहर जा बाहर। स्टमक के पीछे देखो, पीछे। और डायफ्राम के नीचे देखो, नीचे। तो वहां पर कौन प्रेजेंट होता है? स्प्लीन प्रेजेंट होता है। तो मैंने स्प्लीन की लोकेशन तो आपको बता दी। अब बोले कि यहाँ पर आरबीसी आने के बाद में अगर 120 दिन में ऐसे आरबीसी मर रही है, तो आरबीसी तो 5 से 5.5 मिलियन होती है। तो ऐसे अगर अगर 1 मिलियन आरबीसी की डेथ हो रही है, तो ऐसे तो स्प्लीन के अंदर इकट्ठा हो जाएंगे। स्प्लीन तो फट जाएगा। बोलना बिल्कुल नहीं फटेगा, कुछ नहीं होगा। स्प्लीन के अंदर फेगोसाइटोसिस करने वाली कोशिकाएं पाई जाती है। देख दोस्तों, इम्यून सिस्टम जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन किसके पार्ट है? इम्यूनिटी के पार्ट है, मतलब प्रतिरक्षा तंत्र में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उनमें मैं आपको एक नाम स्प्लीन का भी लिखाऊंगा और मैं ये बोलूंगा स्प्लीन भी रोगों से लड़ने में सहायक होता है। अब ये रोगों से लड़ने में सहायक क्यों होता है? इसके पास कुछ तो होगा। बोले इसके पास वो कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणुओं का फैगोसाइटोसिस कर सकती है। तो वैसे ही दोस्तों इन आरबीसी को भी क्लीन कर देगा, क्लीन। जो भी डेड आरबीसी की बॉडी आएगी उसको क्लीन कर देंगे सारी कोशिकाएं। नई डेड बॉडी जाती रहेंगी, पुरानी फैगोसाइटोसिस नहीं आती रहेंगी, पुरानी फैगोसाइटोसिस। तो ये क्रिया चलती रहती है। और इसलिए इस स्प्लीन को कहता हूं मैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है दोस्तों, अब इधर आ जाओ। देखो मैंने कल आपको बताया था कि जो आरबीसी है ना बड़ी चालाक है। इसने न्यूक्लियस को मतलब बहुत खतरनाक ब्रेकअप किया है न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस के साथ इसने क्या बोला कि मैं तेरे को इसलिए कि फालतू में घूम रही हूँ और मैं ये बोझ तुम्हारा सह नहीं सकती, मेरे को समवन बेटर चाहिए। तो ब्रेकअप दोस्तों किसके लिए होता है? समवन बेटर के लिए होता है। तो दोस्तों समवन बेटर कौन है? हीमोग्लोबिन। बोले क्यों ये समवन बेटर क्यों है? बोले एक तो ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। अब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या है? बोले इसके पास तो हिम है जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है। देखो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में उसको कहूंगा जिसके पास एक तो प्रोटीन वाला पार्ट होता है, दूसरा नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है। अब वो नॉन प्रोटीन वाले पार्ट में कुछ भी हो सकता है। हीमोग्लोबिन के पास हिम ग्रुप है जो कि नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है। ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन वाला पार्ट है। तो वही है, न्यूक्लियस ने बोला कि क्यों छोड़ रही हो मुझे हीमोग्लोबिन के लिए? क्या है उसके पास? तो बोले कि उसके पास हिम ग्रुप है, उसके पास ग्लोबिन है, इसलिए वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है।
और वो एक टेट्रामर प्रोटीन है। बोले टेट्रामर का मतलब क्या हुआ? बोले उसके पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। कैसे? बोले ये रही 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा 2 बीटा। अगर मैं फिटस की बात करूंगा या इन्फेंट की बात करूंगा तो वहां पर 2 गामा होती है। फिर बोले और क्या क्वालिटी है उसकी? बोले वो 4 डिग्री स्ट्रक्चर में है वो प्रोटीन। बोले हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है? बोले हाँ। तो प्रोटीन का दोस्तों फोल्डिंग जो है उसके बेस पर प्रोटीन 4 प्रकार की हो सकती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। क्वाटरनरी बता रहा हूं मैं इसको, फर्स्ट डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री भी बोल सकता हूं। तो क्वाटरनरी बोल दो या 4 डिग्री बोल दो, एक ही बात है। तो ये कितनी अच्छी फोल्डिंग है इसकी, इस वाली प्रोटीन की। देखो ये वहां पर डायग्राम भी बनाया है मैंने। अल्फा 1 अल्फा 2 2 अल्फा चेन हो गई, बीटा 1 बीटा 2 2 बीटा चेन हो गई। अब इन पॉलीपेप्टाइड चेन के पास एक एक हिम ग्रुप होता है। एक अल्फा चेन के पास एक हिम ग्रुप, दूसरी के पास एक हिम ग्रुप, तीसरी के पास हिम ग्रुप, चौथी के पास भी एक हिम ग्रुप। तो टोटल मिला के कितने हिम ग्रुप हो गए? 4। और एक हिम ग्रुप के पास एक आयरन, मतलब आयरन कंटेनिंग पार्ट है हिम ग्रुप। तो इसके पास एक आयरन, 2 आयरन, 3 आयरन, 4 आयरन। तो दोस्तों ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, बोलना नहीं है जिंदगी में। देखो एक हीमोग्लोबिन में कितने हिम ग्रुप? 4। एक हीमोग्लोबिन में अगर 4 हिम ग्रुप है तो आयरन कितने हो गए? 4। एक आयरन एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। एक आयरन जो ग्रुप है वो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। तो अगर 4 आयरन ग्रुप है तो कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करेंगे? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करेंगे। अब देखो दोस्तों ये आरबीसी की संरचना बता रहा हूं मैं। आरबीसी की संरचना बाइकॉन का होती है, इसकी सरफेस के ऊपर हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो ये कितने हैं? 280 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल आरबीसी की सरफेस पर पाए जा सकते हैं। अब देखो नीचे दोस्तों 100 ml ब्लड अगर मैं आप बताता हूँ उसमें तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। देखो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका हीमोग्लोबिन चेक करता है तो आप सुनते हो कि मेरा तो 9 पॉइंट आया है या 14 आया है या 12 आया है, 16 आया है। तो दोस्तों ये पॉइंट का मतलब क्या है? पॉइंट का मतलब है हीमोग्लोबिन ग्राम में। तो हीमोग्लोबिन को ग्राम में ही मापा जाता है, ब्लड को लीटर में ही मापा जाता है। तो ब्लड 5 लीटर ही होता है। और अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूं तो वो 12 से 16 ग्राम ही होता है। ये बात आप याद रखेंगे, इसके बीच में आप कंफ्यूज नहीं होंगे ब्लड और हीमोग्लोबिन के अमाउंट के बीच में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, मैंने लाइव सेशन और स्टार्ट कर लिए हैं। अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट में बताएंगे, मैं नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर दूंगा लाइव सेशन में अगला। इनके अलावा भी मतलब मैं और भी दूसरा चैप्टर भी शुरू कर सकता हूँ। तो आपसे निवेदन है कि लाइव सेशन को भी बहुत सपोर्ट करें, अटेंड करें। और ये वाला जो लेक्चर है ये भी मैंने लाइव सेशन में लिया था, तो अभी भी इसको मैंने रिकॉर्डेड वीडियो में भी डाल दिया है, लाइव सेशन में भी पढ़ा है। लेकिन ये है कि यार अगर सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट हमें करना है तो हमें लाइव आना होगा। और लाइव आने के लिए मैं ये वाला चैप्टर तो चल ही रहा है, खैर रिकॉर्डेड वीडियो है ही, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरा जो है चैप्टर स्टार्ट कर लूँ। अभी मेरी लिपसिंग इस वीडियो से मैच नहीं हो रही है क्योंकि दोस्तों ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यार मेरे को थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, मेरा माइक थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहा। तो दोस्तों ये वॉइस ओवर किया हुआ है। टाटा बाय बाय।